हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 27 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो की अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के डेली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य का मतलब है जहां पर सारे सरकारी कार्य पूर्णतः डिजिटल तरीके से किए जाते हैं। तो ऐसा राज्य देखिए, भारत का केरल राज्य बन गया है। भारत का केरल राज्य पूर्णतः ई गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केरल राज्य को पहला ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। अब इसके तहत देखिए, राज्य की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं फ्रेंड्स, वे सभी डिजिटलाइज्ड की जा चुकी है, जिससे यहाँ के जो नागरिक हैं, केरल के जो नागरिक या मूल निवासी है, उन्हें देखिए सभी सरकारी योजनाओं में, सभी सुविधाओं में पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और बहुत ही इमीडिएटली उनके सभी कार्य हो पाएंगे। इस तरह से ई गवर्नेंस को राज्य में बढ़ावा देने के लिए ये एक पोर्टल का भी यूज कर रहे हैं, जिसका नाम ई सेवनम पोर्टल है। यह राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो देश का पूर्णतः ई गवर्नेंस राज्य कौन है? भारत का केरल राज्य। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, जिनकी अभी हमने बात की थी। और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। सेकेंड देखिए, भोटो जात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है? भोटो जात्रा या भोटो यात्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। अब ये जो यात्रा है फ्रेंड्स, वहाँ के एक लोक देवता हैं जिनका नाम है रातो मच्छिंद्रनाथ। ये देवता नेपाल में बारिश और फसल के देवता माने जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए नेपाल में हर साल भोटो जात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, ये जो उत्सव है या ये जो यात्रा है, इसे बनियान उत्सव के नाम से भी नेपाल में जाना जाता है। और यह नेपाल में 1 महीने तक चलने वाला रथ यात्रा का एक अंग है, जिसे रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। आयोजन कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो नेपाल में किया जाता है। नेपाल में आयोजित किए जाने वाले अदर फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो दशाइन, तिहार फेस्टिवल, बिस्का यात्रा और इंद्र यात्रा, इन सभी का आयोजन नेपाल में अलग अलग समय पर अलग अलग लोक देवता के लिए किया जाता है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और रामचंद्र पौडेल वर्तमान में नेपाल के प्रेसिडेंट है। भोटो जात्रा उत्सव का आयोजन नेपाल देश में किया जाता है। आगे देखिए, शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? देखिए, पहल का नाम सुनिए, शासन लागूदारी। ये एक मराठी वर्ड है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है सरकार आपके द्वार। तो मराठी वर्ड है, तो ये जो योजना है, ये जो पहल है, महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई है। आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में सतारा जिले से इस पहल को हाल ही में लागू किया है, जिसका नाम है शासन लागूदारी पहल। अब ये पहल है क्या? तो देखिए, इस पहल के माध्यम से राज्य की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम्स है, उनका लाभ एक ही जगह पर राज्य के मूल निवासियों को दिया जा सकेगा। तो महाराष्ट्र की योजना है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अदर स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मेन मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको याद रखना चाहिए। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, घरकुल योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना और स्वधारा योजना। ये सभी स्कीम महाराष्ट्र की अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई है, अलग अलग क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। तो इन स्कीम्स के अलावा शासन लागूदारी स्कीम या शासन लागूदारी पहल भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पहल है, इसे याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में पहली बार एक मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है और इनका नाम है यूटी खादर अली। आंसर सी हो जाएगा। यूटी खादर कर्नाटक राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में कुछ समय पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें देखिए 224 कर्नाटक की विधानसभा सीटों में से 136 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 136 सीट्स के साथ
कांग्रेस ने यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाई और अपना पहला विधानसभा अध्यक्ष जो कि मुस्लिम है यूटी खादर को बनाया है। कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ पर चुनाव हुए थे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नए बने हैं जिनका नाम है सिद्धारमैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक विधानसभा के हाल ही में अध्यक्ष यूटी खादर बनाए गए हैं। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ताइक्वांडो इंडिया का हाल ही में नया अध्यक्ष नामदेव शिरगांवकर को बनाया गया है। आंसर ये हो जाएगा, देखिए नामदेव जो हैं ये ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब इनके सामने इनका कॉम्पिटिटर था ही नहीं। पूरी तरह से इन्होंने अकेले नहीं चुनाव लड़ा और ये ताइक्वांडो इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। ताइक्वांडो इंडिया की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष आपको पता चल गए, नामदेव शिरगांवकर इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान में अमित अंकुश धमाल इसके महासचिव हैं। पूरे भारत में ताइक्वांडो खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। नामदेव शिरगांवकर ताइक्वांडो इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखिए, युद्धाभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सुदर्शन शक्ति जो कि एक युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन हाल ही में 22 से 25 मई तक राजस्थान में किया गया है। अब ये भारत के अंदर ही भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजित किया गया था। तो पहले आंसर ले लेते हैं। आयोजन राजस्थान में हुआ था। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अलावा भारत की एयरफोर्स ने भी इसमें भाग लिया है। अब उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत की एयरफोर्स और जो शक्ति कमान है उनके मध्य में आपसी तालमेल को विकसित किया जा सके और एक दूसरे की क्षमता के बारे में जाना जा सके, ताकि जब भी कोई कार्रवाई करना हो, जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति हो, तो एक दूसरे की क्षमता के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके या युद्ध लड़ा जा सके। तो इसी उद्देश्य से सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में राजस्थान में किया गया है। शामिल कौन कौन हुआ था ये भी याद रखिएगा। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अलावा इसमें एयरफोर्स ने भी भाग लिया था। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो करंट में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया वो तो बता दिया। अब मैं आपको दो और युद्धाभ्यास बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी इंडियन नेवी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पहला देखिए, बुलंद भारत अभ्यास। इसका आयोजन देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित आर्टिलरी रेंज में हाल ही में किया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। तो यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के मध्य में काफ़ी मतभेद होते रहते हैं। तो बुलंद भारत अभ्यास उसी की प्रैक्टिस के लिए कि अगर कभी भी कुछ भी ऐसा अनहोनी होती है या युद्ध की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार रहे। तो इसलिए बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के आर्टिलरी रेंज में किया गया था। एक और है जल राहत अभ्यास। इसका आयोजन देखिए भारतीय सेना ने असम राज्य में किया था। ये एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास है जिसको नाम दिया गया है जल राहत अभ्यास। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, इंडियन नेवी के द्वारा अलग अलग जगह पर किए गए हैं और दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन हाल ही में 26 और 27 मई 2023 को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर भी हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन देखिए हाल ही में भारत के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो भारत के फार्मा उद्योग के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, नई नई इनोवेशन को प्रोत्साहित करना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस नाम के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? समर्थ अभियान हाल ही में देखिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, विलेजेस को डिजिटलाइज्ड करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास
और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्थ अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रामीणों को डिजिटलाइज्ड करना, देश के विलेजेस को डिजिटलाइज्ड करना और महिलाओं को सशक्त बनाना इस अभियान को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगला देखते हैं, जुगलबंदी बहुभाषी एआई चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है। देखिए, जुगलबंदी बहुभाषी एआई चैटबॉट को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एआई है ये ग्रामीण भारत के लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया है। लॉन्च किसने किया? लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस एआई चैटबॉट को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक, ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, सरकारी योजनाओं के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस चैटबॉट को विकसित किया गया है और हाल ही में लॉन्च किया गया है। जुगलबंदी नाम का ये जो एआई है फ्रेंड्स, ये 10 लैंग्वेजेस समझ सकता है, मतलब 10 लैंग्वेजेस में इसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जुगलबंदी एआई चैटबॉट को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीते छोड़े थे। उनमें से देखिए कुछ चीते हाल ही में मृत पाए गए हैं, उनमें घातक बीमारियां पाई गई है। तो इसकी निगरानी करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक संचालन समिति का हाल ही में केंद्र सरकार ने गठन किया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेश गोपाल को सौंपी गई है। आंसर सी हो जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और एनटीसीए ने चीता परियोजना संचालन समिति का हाल ही में गठन किया है। 11 सदस्यों की इस कमेटी के अध्यक्ष ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव डॉक्टर राजेश गोपाल बनाए गए हैं। ये जो समिति है, मध्य प्रदेश वन विभाग और एनटीसीए के द्वारा जो चीतों के लिए योजनाएं बनाई गई है, जो निगरानी प्रणाली बनाई गई है, उनकी समीक्षा करने वाली है। लास्ट ईयर 2022 में अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कुछ चीतों की मृत्यु के कारण हाल ही में इस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गोपाल बनाए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 27 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर कलेक्ट किए। अब आ जाइए, आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मेनली हम इस बात पर जोर देंगे या इस बात को डिस्कस करेंगे कि इन सभी संस्थान के मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में हमने मुख्यालय से क्वेश्चन संस्थानों से देखे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आगे देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झारखंड के धनबाद में स्थित है। और लास्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मतलब प्लाज्मा रिसर्च सेंटर गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। तो ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसके हेडक्वार्टर हमसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। आइए 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, निम्न में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से नई दिल्ली तक चलाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल किसका प्रतीक है। तो सेंगोल, जिसे भारत की संसद में स्थापित किया जाने वाला है, ये ब्रिटिश हुकूमत द्वारा
भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक है। आगे आते हैं। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। चर्चा में रहा एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सुपर कंप्यूटर एरावत का विकास सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन भारत के झारखंड राज्य में बनाया गया है। फीबा एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में फीबा एशिया के नए अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज बनाए गए हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है? तो मुरली श्री शंकर का संबंध लंबी कूद या लॉन्ग जंप से है। इसके बाद लास्ट देखिए, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो त्रिपुरा पर्यटन के देखिए हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा के पर्यटन या टूरिज्म को प्रमोट करने का प्रभार दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। वैसे हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एडिशनल चीज भी बतानी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब आपको यहाँ पर कमेंट में ये भी बताना है कि इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये भी बताना है कि इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।